वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस वाली टेस्ट सीरीज़ में 59 टेस्ट अपने कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 60। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 60 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। सभी सब्जेक्ट के इसमें प्रश्न होंगे 20। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पहला प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री का है। वर्ष 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार था। राजगोपालाचारी फॉर्मूला, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, भारत का विभाजन। देखिए, इस प्रश्न को करेक्ट करने के लिए जो दूसरे विकल्प हैं वो कब हुए ये पता होना आवश्यक है। बेबल योजना पे हमने कई बार चर्चा की है, 1945 की है बेबल योजना। गांधी जिन्ना वार्ता असफल हो गई थी, यानी जो इनमें से चीज़ है वो 1944 की होनी चाहिए या उससे पहले होनी चाहिए, तभी आधार बनेगा वो। ठीक है, भारत का विभाजन सभी को पता है 1947 में हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता इसका आंसर। कैबिनेट मिशन योजना 1946 की है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो बचा राजगोपालाचारी फॉर्मूला, तो ए है इसका आंसर। देखिए, गांधी जिन्ना वार्ता इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने भारत की राजनीतिक चिंताओं के साथ साथ मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्र सिद्धांतों को भी संबोधित किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जनता की इच्छा के साथ अपनी चर्चा शुरू की। गांधी ने जिन्ना को 17 जुलाई 1944 को एक पत्र लिखकर उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की और औपचारिक चर्चा जो है वो 19 सितंबर 1944 को मुंबई में हुई और 24 सितंबर 1944 तक चली। यह चर्चा न केवल व्यक्तिगत रूप से हुई बल्कि पत्र के माध्यम से भी हुई। देखिए, हिंदू मुस्लिम खाई को पाटने के लिए राजगोपालाचारी द्वारा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया गया, जिसे सी राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए 1944 का ही निकला वो। बाकी सारे बात के हैं तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। इस फार्मूले की मुख्य बातें या विशेषताएं इस प्रकार थी। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। प्रांतों में अस्थायी सरकारों की स्थापना के कार्यों में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सहयोग करे। युद्ध की समाप्ति के उपरांत एक कमीशन द्वारा उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों को निर्धारित किया जाए जिसमें मुसलमान स्पष्ट बहुमत में है। उन क्षेत्रों में जनमत सर्वेक्षण कराया जाए तथा उसके आधार पर यह निश्चित किया जाए कि वे भारत से पृथक होना चाहते हैं या नहीं। देश के विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों जैसे कि प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार और आवागमन इत्यादि के संबंध में दोनों देशों के मध्य कोई संयुक्त समझौता किया जाए। यह बातें उसी स्थिति में स्वीकृत होंगी जब ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर देगा। इस प्रस्ताव को भी मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। हिंदू नेताओं ने भी इसकी तीव्र आलोचना की। अंततः यह फार्मूला भी असफल साबित हुआ। सी राजगोपालाचारी फार्मूला असफल साबित हुआ। ठीक है, इससे पहले क्रिप्स मिशन भी असफल हो गया था। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, तबकात-ए-अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्बास खान सारवानी, निजामुद्दीन अहमद। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, निजामुद्दीन अहमद। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। देखिए, तबकात-ए-अकबरी के लेखक ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद थे। वे मध्य युगीन भारत के एक मुस्लिम इतिहासकार थे और अकबर के मीर बख्शी थे वो। तबकात-ए-अकबरी को तारीख निज़ामी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है कहाँ पर? यह है न्यू दिल्ली में, बी है इसका आंसर। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंच का प्रशिक्षण देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 1959 में की थी। यह भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वशासी संस्थान है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय विश्व के अग्रणी रंगमंच प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है। भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या झारखंड? लौह अयस्क, यह है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है।
जो देश के लौह अयस्क उत्पादन में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी का योगदान करता है, तो भी करेक्ट है। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत में बीमा क्षेत्र का मुख्य नियामक है? सेबी, इराडा, आरबीआई या एनएसई? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, आरबीआई नहीं है, सेबी नहीं है। इसका आंसर है इराडा। इराडा यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से वर्ष 1999 में स्थापित भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इराडा एक नियामक निकाय है। यह इराडा अधिनियम 1999 के तहत एक वैधानिक निकाय है तथा वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह बीमा से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करते हुए बीमा उद्योग के विकास को नियंत्रित एवं विनियमित करता है। और प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य इराडा अधिनियम 1999 तथा बीमा अधिनियम 1938 में निर्धारित किए गए हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तेलंगाना के हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना। हिरन नदी, शेर नदी, तवा नदी, करजन। उपरोक्त में से कौन सी नदियां नर्मदा की सहायक नदियां? नर्मदा की ट्रिब्यूटरी बतानी है। ये नाम से लग रहा है जानवरों के नाम है। ऊपर के दो देखिए, हिरन बिल्कुल नर्मदा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। शेर भी, तवा भी बहुत पूछी गई है ऊपर की तीनों एग्जाम में। और करजन भी नर्मदा की सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। देखिए, नर्मदा नदी जिसे रीवा के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा के रूप में काम करती है। यह हिमाचल पर्वत अमरकंटक से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में मिलती है। यह प्रायद्वीप क्षेत्र की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, जो उत्तर में विंध्य पर्वतमाला और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है, यानी रिफ्ट वैली से। नर्मदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? हिरन है, कोलार है, ओरसांग है, वर्नर है, बंजार है, शेर है, शक्कर है, दूधी है, तवा है, गंजाल है, कुंडी है, गोई है और करजन है। क्वेश्चन नंबर 7 पर अजय निम्नलिखित में से भारत की कौन सी झील हिमालय में ऊंचाई पर स्थित झील है, जो हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पवित्र है? लोकटक झील, तोसोगमो झील, नैनीताल झील, केबुल लमजाओ झील। ये लमजाओ है, लेकिन यहाँ आंसर क्या है? यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोसोंगमो झील, बी। तोसोंगमो सॉरी। देखिए, तोसोंगमो झील जो है, जिसे चांगू झील के नाम से भी जाना जाता है, सिक्किम हिमालय में ऊंचाई पर स्थित झील है। इसे हिंदू और बौद्ध दोनों ही पवित्र मानते हैं, तो भी करेक्ट है। तोसोंगमो। नंबर 8 पर आ जाइए। प्राचीन इतिहास जानने का प्राथमिक स्रोत क्या है? पुरातात्विक कलाकृतियां, लिखित अभिलेख और दस्तावेज, मौखिक परंपराएं, भूगर्भिक संरचनाएं। क्या हो सकता है प्राचीन इतिहास जानने का स्रोत? लिखित अभिलेख और दस्तावेज, बी है इसका आंसर। पुरातात्विक कलाकृतियां लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। देखिए, लिखित अभिलेख और दस्तावेज जैसे कि शिलालेख, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक ग्रंथ प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए जानकारी के प्राथमिक स्रोत हैं, क्योंकि वे अतीत की घटनाओं का प्रत्यक्ष विवरण कराते हैं या प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मौर्य काल में स्तंभों और चट्टानों पर शिलालेख लिखने के लिए किस प्राचीन भारतीय लिपि का प्रयोग किया जाता था? खरोष्टी, पाली, संस्कृत या ब्राह्मी? इसका आंसर है डी, ब्राह्मी लिपि। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। प्राचीन भारत में मौर्य काल के दौरान स्तंभों और चट्टानों पर शिलालेख लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। इसने ऐतिहासिक और धार्मिक जानकारी दर्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, ब्राह्मी भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है तथा इसका प्रयोग सम्राट अशोक के लेखों में हुआ है। 5वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक इसका एक ही रूप मिलता है, लेकिन बाद में दो विभाजन मिलते हैं, उत्तरी धारा और दक्षिणी धारा। देखिए, ब्राह्मी लिपि उत्तरी धारा में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा और देवनागरी को रखा गया है, और दक्षिण धारा में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कलिंग ग्रंथ, मध्य देशी और पश्चिमी लिपि शामिल है।
ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, याद रखिएगा। और खरोष्टी पूछ रहे तो दाएं से बाएं। 10वां प्रश्न है, टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से किस वायरल रोग को सफलतापूर्वक समाप्त किया गया है? हैजा तो वायरल नहीं है, वो तो बैक्टीरिया से होता है। क्षय रोग यानी टीबी भी बैक्टीरिया से होता है। इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। या तो इसका उत्तर पोलियो है या खसरा है। इसका उत्तर है पोलियो, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पोलियो, जिसे पोलियोमाइलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, टीकाकरण प्रयासों के माध्यम से दुनिया के कई हिस्सों में से सफलतापूर्वक उन्मूलन किया जा चुका है। पोलियो अपंगता का कारक है और एक संभावित घातक वायरल संक्रामक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। प्रतिरक्षात्मक रूप से मुख्यतः पोलियो वायरस 3 अलग अलग उपभेद हैं इसके। कौन कौन से? वाइल्ड पोलियो वायरस 1, वाइल्ड पोलियो वायरस 2, वाइल्ड पोलियो वायरस 3। लक्षणात्मक रूप से तीनों उपभेद समान होते हैं और पक्षघात यानी पैरालिसिस या लकवा तथा मृत्यु का कारण बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हिमालय का कौन सा दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है? तिब्बत जो कि चीन का हिस्सा है। नाथुला दर्रा, रोहतांग दर्रा, लिपुलेख दर्रा, जोजिला दर्रा। एक प्रश्न तो ये हो गया। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि एक दर्रे हैं कहाँ कहाँ पर। देखिए, लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, और बुर्जिन जोजिला बनिहाल जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। नाथुला सिक्किम का दर्रा है और यही आंसर इसका ए। नाथुला दर्रा हिमालय में एक पर्वतीय दर्रा है जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है, जिससे यह व्यापार और सीमा संबंधों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। नाथुला विश्व की सबसे ऊंची मोटर परिवहन सड़कों में से एक है, जो भारत तिब्बत सीमा पर स्थल समुद्र तल से 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिमालय की चोटियों में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। नाथु का अर्थ होता है सुनने वाले कान और दर्रा ला का अर्थ होता है पास। भारत और चीन के बीच एक खुली व्यापारिक सीमा चौकी है ये दर्रा। और सिक्किम राज्य में स्थित जो अन्य दर्रे इसके अलावा जेलेपला दर्रा, डोंकिया दर्रा और चिबाबगंज दर्रा, चिबाबजंग दर्रा। ठीक है, जेलेपला सिक्किम में ही है और जोजिला जम्मू कश्मीर। 12वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के 42वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे घोषित किया गया है? सांची स्तूप, खजुराहो के मंदिर, हम्पी को तो पहले ही कर लिया गया। होयसल मंदिर सी। होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कि कर्नाटक के वेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर में स्थित हैं, वो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जोड़ा गया है। यह समावेशन भारत में 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का प्रतीक है। नंबर 13 पर आ जाइए। अंटार्कटिक ओजोन छिद्र क्या है? ओजोन क्षरण से असंबद्ध घटना, अंटार्कटिका पर ओजोन परत का पतला होना, अत्यंत उच्च ओजोन सांद्रता वाला क्षेत्र, या अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक प्राकृतिक छिद्र। इसका आंसर है सी, अंटार्कटिका पर ओजोन परत का पतला होना। देखिए, अंटार्कटिक ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत का गंभीर रूप से पतला होना है, जो मुख्य रूप से मानव निर्मित प्रदूषकों के कारण होता है। पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित ओजोन परत हमें हानिकारक पराबैंगनी विकिरण यानी यूवी रेडिएशन से बचाती है। यह सुरक्षात्मक परत, जिसे स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन या अच्छी ओजोन के रूप में जाना जाता है, मोतियाबिंद और त्वचा कैंसर जैसी प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों को रोकती है और कृषि, वानिकी तथा जलीय जीवन की रक्षा करती है। हालांकि मानव निर्मित ओजोन क्षयकारी पदार्थों के कारण समताप मंडल में ओजोन का क्षय हुआ है। ठीक है, हालांकि मानव निर्मित ओजोन क्षयकारी पदार्थों के कारण समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का क्षय हुआ है। नंबर 14 पर आ जाइए। सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सहकारी बैंक ऋण देने के साथ साथ जमा भी स्वीकार करते हैं। इनकी स्थापना कृषि और संबद्ध गतिविधियों के वित्त पोषण एवं गांव तथा कुटीर उद्योगों के वित्त पोषण के उद्देश्य से की गई है। नाबार्ड भारत में सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय है। कौन सा सही है?
देखिए तीनों के तीनों करेक्ट हैं। सहकारी बैंकों से रिलेटेड डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो सहकारी बैंक ऋण देने के साथ साथ जमा भी स्वीकार करते हैं। इनकी स्थापना कृषि और संबद्ध गतिविधियों के वित्त पोषण एवं गांव तथा कुटीर उद्योगों के वित्त पोषण के उद्देश्य से की गई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड भारत में सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय है। इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाली। लेबांग बुमानी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसके नाम से लग रहा है कि यह महाराष्ट्र का तो हो नहीं सकता, पश्चिम बंगाल का भी ना ही है, या तो त्रिपुरा होगा या असम होगा। यह है त्रिपुरा का भी। देखिए यह त्रिपुरा का फसल कटाई नृत्य है और यह त्रिपुरियों से जुड़े दो नृत्यों में से एक है। गरिया पूजा फेस्टिवल बड़ा इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा का। ठीक है, गरिया पूजा के बाद त्रिपुरी मानसून ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं और इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में लेवांग नामक रंग बिरंगे कीट बोए गए बीजों की तलाश में पहाड़ी ढलानों पर उतरते हैं। ठीक है, नर्तक दर्शाते हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए कैसे बांस से बने क्लेफर का उपयोग किया जाता है और त्रिपुरियों का मानना है कि पकड़े गए लेवांगों की संख्या से पता चलता है कि फसल कितनी अच्छी है। तो लेवांग क्या है? त्रिपुरा का एक कीट है। नंबर 16 पर आ जाइए। कुरील द्वीपों पर निम्नलिखित में से किस देश ने कब्जा कर रखा है? देखिए कुरील द्वीपों के ऊपर दावा किया जाता है जापान के द्वारा कि वह हमारा है, लेकिन कब्जा उस पर कर लिया है सोवियत संघ रूस ने। सी है इसका आंसर। कुरील द्वीप समूह के अंतर्गत एटोरोफू द्वीप, कुनाशिरी द्वीप, शिकोटन द्वीप और हबोमाई द्वीप शामिल हैं। इन द्वीपों पर जापान के द्वारा दावा किया जाता है, लेकिन इस पर रूस द्वारा सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में कब्जा कर लिया गया है। नंबर 17 पर आ जाइए। स्थल हेतु परिकल्पना यानी लैंड ब्रिज हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किसने किया? इस तरह के प्रश्न पीसीएस में पूछे जाते हैं। जोली ने, आर्थर होम्स ने, ग्रेगरी और जेफरीज ने या डटन ने? स्थल सेतु परिकल्पना। ठीक है, कई सौ वर्षों पहले जो है एक ही स्थल खंड हुआ करता था पृथ्वी पर। वो स्थल खंड टूट गया। ठीक है, बीच में पानी आ गया, अलग अलग हो गए ये। ठीक है, जो जीव एक साथ पाए जाते होंगे वो भी अलग अलग हो गए। तो यह प्रतिपादन है जेफरीज का, ग्रेगरी और जेफरीज का। सी है इसका आंसर। स्थल सेतु परिकल्पना यानी लैंड ब्रिज हाइपोथेसिस का प्रतिपादन जेफरीज ने किया। इनके अनुसार प्रारंभ में सभी स्थल भाग स्थल सेतुओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक भाग से दूसरे भाग तक जीवों और वनस्पतियों का निर्बाध संचरण होता था। निर्बाध मतलब बिना किसी रोक टोक के। कालांतर में इन स्थल सेतुओं के जलीय भाग के नीचे डूब जाने के कारण विभिन्न महासागर अस्तित्व में आए, जिसके परिणाम स्वरूप जल तथा स्थल भागों का अलगाव हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल की पद की शर्तें निर्धारित करता है? अनुच्छेद 158, 155, 156, 153। कौन सा आर्टिकल है जो किसी राज्य के राज्यपाल के पद की शर्तें निर्धारित करता है? वो है अनुच्छेद 158, 158। तो अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें निर्धारित करता है। कौन कौन सी हैं वो शर्तें? ये इंपॉर्टेंट शर्तें हैं, इनको पढ़ सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि राज्यपाल संसद के किसी सदन या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियां और भत्ते और विशेषाधिकार का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। और क्या? जहां एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वहां उस राज्य को संदेह उपलब्धियां और भत्ते, ठीक है, यानी जो अलाउंस होते हैं, पेबल अलाउंस होते हैं, उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित करे। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी एक व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है तो जो वेतन भत्ते हैं, परिलब्धियां हैं,
उनका निर्धारण कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। और राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। जैसे पूरे भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। वैसे किसी स्टेट का प्रथम नागरिक होता है राज्य का राज्यपाल, और राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस महत्वपूर्ण घोषणा के लिए प्रसिद्ध है? सभी को पता होगा इसका आंसर, बोनस प्रश्न होते हैं इस तरह के। इसका उत्तर है पूर्ण स्वराज्य। ठीक है। डोमिनियन स्टेटस तो नेहरू रिपोर्ट बात करती है, क्रिप्स मिशन बात करता है। देखिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था दिसंबर 1929 में, पूर्ण स्वराज्य का अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने क्योंकि पूर्ण स्वराज्य के विचार को लोकप्रिय बनाने में उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही। परंतु 3 जून 1947 में जब माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की, तब उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने का प्रस्ताव था, जिसे कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। ये भी विचित्र है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे, क्या क्या है ये? पहले में है लखनऊ समझौता, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण सत्याग्रह। उपरोक्त में से कौन सी घटनाएं लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में घटित हुई? देखिए, लखनऊ समझौता तो है 1916 का, रॉलेट एक्ट 1919 का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 अप्रैल 1919, चंपारण सत्याग्रह 1917। ये तो सब आसपास की ही लग रही हैं चीज़ें, और सारी की सारी होने की उम्मीद है इनकी। बिल्कुल, ये सारी की सारी घटनाएं लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान घटित हुई। इस प्रश्न को दूसरी तरह से ही पूछा जा सकता है। ठीक है। देखिए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड का शासनकाल है 1916 से 1921 के बीच में। जो महत्वपूर्ण घटनाएं पड़ेंगी वो है लखनऊ समझौता 1916 का, चंपारण सत्याग्रह 1917 का, मोंटेस्क्यू की अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 की, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन 1920 का, और साथ ही खिलाफत आंदोलन भी है 1919 का। तो ये 20 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी प्रश्न का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है। जो पेड ग्रुप में आपको मिलेगा 599 में 1 टाइम का पेमेंट है। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।